हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी देख रहे हैं हमारे साथ रोज रात को 8 बजे यहाँ पर आपको मिलेगा एग्रीकल्चर की सीरीज ये चल रही है। इसमें आपको एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे के इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कराए जाएंगे। इससे पहले आप सबको पता है कि बायोलॉजी की सीरीज कंप्लीट करा दी गई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर बायोलॉजी के 25 लेक्चर अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं यूपी कैडेट ICAR BHU में आने वाले वो सभी कवर करा दिए गए हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये इसका चौथा लेक्चर है एग्रीकल्चर की सीरीज का। इससे पहले 3 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। अगर उन्हें भी आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अब तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो बच्चे टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। 92 35 12 60 64 पर व्हाट्सएप करके। और आप सब अगर कानपुर आ रहे हैं तो हमारे पास जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हैं यूपी कैडेट के लिए जो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए हैं, अगर आप PCM PCB ग्रुप से हैं तो उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट है। और अगर आप कानपुर आ रहे हैं तो आप वो मॉडल पेपर खरीद सकते हैं। 120 रुपये की एक बुक है, उस बुक में आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप कानपुर आ रहे हैं तो आप 97 93 900 और 888 इस नंबर पर आप कॉल करके उस बुक को परचेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। वो हमारे कानपुर के ऑफिस से ही मिलेगा, और अगर आप बाहर हैं तो कहीं वैसे नहीं मिल सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। यहाँ पर पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि चने की फैमिली है। चने की फैमिली कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेग्यूमिनेसी फैबेसी। ये आपको याद रखना है पॉइंट कि चने की जो फैमिली होती है वो कैसी होती है, लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली का होता है चना। अगला पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि चने को और किस नाम से जानते हैं। चने को और किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों चने को जो जाना जाता है, चने को कहा जाता है चिकपी, बंगाल ग्राम या फिर ग्राम। ये 3 नाम भी आपको याद रखना है कि चने को और किस नाम से जानते हैं। चने को चिकपी, बंगाल ग्राम या फिर ग्राम नाम से जाना जाता है। आप सब इनका नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चने में पत्ती में खटास का कारण क्या है। चने की पत्ती में खटास का क्या कारण है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पत्ती में, चने की पत्ती में खटास का कारण होता है। ठीक है, आगे है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका चने में कौन सा परागण होता है। आपको याद रखना है चने में कौन सा परागण होता है। तो बच्चों चने में कौन सा परागण होता है? चने में होता है स्वपरागण। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चने में कैसा परागण होता है, चने में होता है स्वपरागण, स्वपरागण। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, चने में कौन सा अंकुरण पाया जाता है। चने में कौन सा अंकुरण पाया जाता है? तो चने में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, लिखा है कि चने की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है कि चने की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चने की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। चने की जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका, चने के अंकुरण का तापमान कितना होता है। चने के अंकुरण का तापमान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसे भी आपको याद रखना है कि चने के अंकुरण का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, निपिंग व टपिंग क्रिया किससे संबंधित है। निपिंग व टपिंग क्रिया अगर आपसे पूछ दे कि किससे संबंधित है तो ये चने से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? चने से संबंधित होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है तंबाकू का बोटेनिकल नेम। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि तंबाकू का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि तंबाकू का जो नाम होता है वो क्या होता है, सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी होता है इसका बोटेनिकल नेम। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, ये पॉइंट एक बार आप फिर से देख लीजिए। तंबाकू का बोटेनिकल नेम यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है निकोटियाना स्पेसीज, है ना, निकोटियाना स्पेसीज दिया हुआ है। ये पॉइंट है आपका तंबाकू का BN क्या होता है, निकोटियाना स्पेसीज। अगला है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि तंबाकू की फैमिली कौन सी है। तंबाकू की फैमिली कौन सी है? तो याद रखना है तंबाकू की फैमिली जो होती है वो होती है क्या, सोलेनेसी होती है। तंबाकू की फैमिली को क्या कहा जाता है, सोलेनेसी फैमिली, है ना। तंबाकू की फैमिली कैसी होती है, सोलेनेसी फैमिली। अगला है नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तंबाकू के फल को कहते हैं। तंबाकू के फल को क्या कहते हैं? तंबाकू के फल को संपुट या कैप्सूल कहते हैं। तंबाकू के फल को संपुट या फिर कैप्सूल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है तंबाकू का मुख्य रासायनिक तत्व क्या है। तंबाकू का मुख्य रासायनिक तत्व क्या है?
ये होता है निकोटीन। तंबाकू में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, आप सबको पता है निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है तंबाकू का आगमन यानी कि शुरुआत भारत में कब व किसके द्वारा की गई, यानी कि तंबाकू का जो आगमन है भारत में कब व किसके द्वारा हुआ। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है आपसे कि 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू का आगमन हुआ व इसके किसके द्वारा हुआ, तो पूछा जा गया किसके द्वारा हुआ, पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। कब हुआ, 17वीं शताब्दी में इसका आगमन हुआ। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपको अलग अलग याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। सर्वाधिक तंबाकू औसत उपज वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक तंबाकू औसत उपज वाला राज्य कौन सा है, यह है कर्नाटक। सर्वाधिक तंबाकू उपज वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। यानी कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, मतलब उगाया जाता है, या वहाँ पे तंबाकू सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, किस तंबाकू में डी सुक्रिंग क्रिया नहीं करते हैं, किस तंबाकू में डी सुक्रिंग क्रिया नहीं करते हैं। ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि रैपर तंबाकू में जो है ये क्रिया नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए ये थे तंबाकू और चने से जुड़े हुए सारे के सारे पॉइंट। और भी देखते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है तंबाकू के बारे में। ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि सर्वाधिक रैपर तंबाकू, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, तंबाकू में मुख्य खरपतवार क्या है, तंबाकू में मुख्य खरपतवार क्या है। तो आपको याद रखना है ओरोबैंकी, जो कि पूर्ण जड़ परजीवी होती है। ओरोबैंकी ये तंबाकू का मुख्य खरपतवार होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एक क्यारी में कितने ग्राम बीज तंबाकू का होना चाहिए, एक क्यारी में कितने ग्राम बीज तंबाकू का होना चाहिए। तो आपको इसे भी याद रखना है बच्चों, 10 से 12 ग्राम जो है एक क्यारी में तंबाकू का बीज होना चाहिए। बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं अपनी इस लॉकडाउन की वजह से, तो उन तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। आप सभी लोग इन्हें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर करो। ठीक है, लाइक करो और कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट है, निकोटीन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होती है, निकोटीन पौधे के किस भाग में संश्लेषित होती है। तो आपको याद रखना है कि निकोटीन जो है जड़ों में संश्लेषित होती है। किस में होती है, निकोटीन पौधे के जड़ों में संश्लेषित होती है। आगे बढ़ते हैं, निकोटीन पौधे के किस भाग में इकट्ठा होती है। अगर पूछे जाए किस भाग में इकट्ठा होती है, तो आपको बताना है किस में, पत्ती में, और किस भाग में संश्लेषित होती है, तो जड़ों में। ये दोनों पॉइंट कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, तो आपको अच्छे से इन्हें याद रखना है। आप स्टार बना के इन्हें किसी जो भी नोट्स बना रहे हो आप जहाँ भी, वहाँ पर आप इसे लिख भी सकते हो। आगे देखेंगे, अगला है सैंड लीव्स हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। सैंड लीव्स हटाने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसे कहते हैं प्रिमिंग। ठीक है, PRIMING, प्रिमिंग कहते हैं। सैंड लीव्स को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रिमिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, तंबाकू के लिए मृदा जो होती है उसे क्या कहते हैं, जो तंबाकू के लिए मृदा होती है उसे कहते हैं लोना, है ना, उसे क्या कहते हैं, लोना। याद रखना है आपको। अगला है, तंबाकू की बीज दर कितनी होती है, तंबाकू की बीज दर कितनी होती है। तंबाकू की बीज दर होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तंबाकू की बीज दर होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इससे पहले बच्चों हम लोग तंबाकू से पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, चना देख चुके हैं, आपका धान देख चुके हैं, गेहूं देख चुके हैं, मक्का देख चुके हैं, है ना, गन्ना देख चुके हैं, और ऐसे ही चावल के बारे में, मक्का वगैरह, धान, बाजरा भी देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट करिएगा तो एक बार हम पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना वो टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो आपको सारे के सारे लेक्चर जो अब तक हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, और अब से जो कंटिन्यू चलेंगे रात को 8 बजे रोज, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। ठीक, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तंबाकू की बीज दर हमने बता दी आपको 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसके बाद बरसीम के बारे में थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बरसीम के बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि बरसीम की मुख्य खरपतवार कौन सी होती है। बरसीम की मुख्य खरपतवार होती है कौन सी, ये होती है कांशनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बरसीम की मुख्य खरपतवार कौन सी होती है, कांशनी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इसमें आपको कोई आंसर नहीं करना है, बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं ऐसे के ऐसे ही कि बरसीम एक वर्षीय कैसा पौधा है, शाकीय पौधा है। बरसीम एक वर्षीय शाकीय पौधा है। शाक होता है ना, शाक, साग सब्जी, ये वाला शाकीय पौधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बरसीम का बीज उपचार करते हैं। अगर आपसे पूछे बरसीम का क्या करते हैं, इसका बीज उपचार करते हैं। बरसीम की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? बरसीम की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? ये होती है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है बरसीम की बीज दर। ठीक है। बरसीम का बीज उपचार किससे करते हैं? बरसीम का बीज उपचार करते हैं राइजोबियम कल्चर। क्या कहते हैं इसे? राइजोबियम कल्चर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसकी बीज दर हम लोगों ने देख ली, प्रति हेक्टेयर कितनी? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लोगों ने इसकी बीज दर देख ली। आगे बढ़ते हैं। मटर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इसके सारे के सारे पॉइंट हैं, मटर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर मटर का बोटैनिकल नेम आपसे पूछा गया है मटर का, तो आपको याद रखना है कि इसका होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये मटर का नाम होता है, बोटैनिकल नेम होता है, ये भी आपको याद रखना है, पाइसम सटाइवम। आगे बढ़ेंगे। मटर की फैमिली कौन सी होती है? मटर की फैमिली कौन सी होती है? तो इसमें भी आपको याद रखना है। इससे पहले हमने आपको किसकी फैमिली बताई थी? तंबाकू की फैमिली अभी आज ही बताई थी, सोलोनेसी। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। देखिए, मटर की फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। कौन सी होती है? मटर की फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। मटर में प्रोटीन की मात्रा होती है। मटर में अगर बात की जाए प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो मटर में प्रोटीन की मात्रा होती है 22.5%। ठीक है, 22.5% जो होता है मटर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आगे है अगला पॉइंट, मटर में अंकुरण होता है। मटर में अंकुरण होता है कैसा? अधोभूमिक अंकुरण होता है। मटर में अधोभूमिक अंकुरण होता है। अगला है पॉइंट, मटर की बोबिले प्रजाति को भारत कहाँ से लाया? मटर की बोबले प्रजाति को भारत में कहाँ से लाया गया? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। मटर की बोबिले प्रजाति आपको याद रखना है। बोबिले प्रजाति किससे संबंधित है? मटर से संबंधित है। इसको भारत में कहाँ से लाया गया? इसको भारत में लाया गया यूएसए से। ठीक है, यूएसए से लाया गया। आगे देखते हैं, मटर की रचना प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है? मटर की रचना प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है? तो ये आपको याद रखना है कि सीएसए से मटर की रचना प्रजाति विकसित की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, भारत की सबसे पहली मटर की बौनी किस्म। जो भारत की सबसे पहली मटर की जो बौनी किस्म थी उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अपर्णा HFP4। ये आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपर्णा HFP4 मटर की सबसे पहली बौनी जो किस्म थी उसका नाम है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। संपूर्ण फली खाने योग्य मटर की प्रजाति कौन सी होती है? जो संपूर्ण फली वाली होती है, जो कि खाई जाती है, वो मटर कौन सी होती है? वो होती है साल्विया। ठीक है, कौन सी होती है? साल्विया मटर होती है। चलिए अब देखते हैं बाकी के बचे हुए पॉइंट क्या दिया हुआ है। मटर में सब्जी के लिए जो बीज दर होती है, मटर में सब्जी के लिए बीज दर कितनी होती है? 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो होती है वो मटर में सब्जी के लिए बीज दर होती है। आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने चना देख लिया, इसके बाद तंबाकू देख लिया, इसके बाद बरसीम देख लिया, इसके बाद मटर देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाजरे से जुड़े हुए सारे पॉइंट, और इसके बाद देखेंगे जौ से जुड़े हुए थोड़े पॉइंट। ठीक है, बाकी जो है कल हम लोग देखेंगे 5वें लेक्चर में सोयाबीन, मूंगफली, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए यहाँ पर देखते हैं बाजरे का बोटैनिकल नेम क्या होता है। तो बाजरे का जो नाम होता है वो क्या होता है? पेनिसेटम टाइफोइडस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बाजरे का बोटैनिकल नेम जो होता है वो होता है पेनिसेटम टाइफोइडस। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, आप इन्हें लिख लीजिए। बाजरा का जन्म स्थान क्या है? बाजरे का जन्म स्थान होता है अफ्रीका। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाजरे का जन्म स्थान अफ्रीका होता है। बाजरे की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? बाजरे की बीज दर होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना। बाजरे की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरे की बीज दर होती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका, नर्सरी के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। नर्सरी के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे है, बाजरे में गुणसूत्र कितने होते हैं? मैंने आपको गुणसूत्र बताए थे किसमें? धान में, गेहूं में। अगर आपको इन दोनों का अलग अलग याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या बताया गया था। बाजरे में जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है? बाजरे का गुणसूत्र होता है 14। ठीक है, बाजरे का गुणसूत्र कितना होता है? 14 होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हरित बाल रोग यानी डाउनी मिंड्यू किस फसल में लगता है? ये आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लगता है बाजरे में स्पोरा ग्रेमिनी बेला कवक के द्वारा होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बाजरे में होता है ये। हरित बाल रोग यानी डाउनी मिल्ड्यू
किस फसल में लगता है। अगर आपसे ये पूछेगा, सीधा यही पूछेगा कि डाउनी मिल्ड्यू किस फसल में लगता है, तो आपको याद रखना है बाजरे में। अगला पॉइंट है बाजरे में पृथक्करण दूरी जो होती है वो कितनी होती है। बाजरे की पृथक्करण जो दूरी होती है वो होती है 200 मीटर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला है पॉइंट बाजरे का रोग, कौन कौन से रोग होते हैं बाजरे में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोग हैं, इन्हें आप अच्छे से लिख लीजिए, 2-3 बार रिवाइज करिएगा। अर्गट रोग, अर्गट रोग भी है, बाजरे में होता है। इसके बाद है आपका ग्रेन स्मट, ठीक है, ग्रेन स्मट रोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये रोग इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग बाजरा बोने का उपयुक्त समय कौन सा होता है। बाजरा बोने का जो उपयुक्त समय होता है वो होता है जून जुलाई या फिर मिड जुलाई, यानी 15 जुलाई के आसपास हम लोग कह सकते हैं, मिड जुलाई। आगे बढ़ेंगे, जौ का बॉटेनिकल नेम क्या होता है। जौ का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है हॉर्डियम वुगलर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हॉर्डियम, आगे क्या लिखा है, वुलेगर, ठीक है। जौ का बीएन नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट, जौ का गुणसूत्र कितना होता है। अभी पहले बाजरे का गुणसूत्र याद रखना था 14, जौ का गुणसूत्र जो होता है वो होता है 2n, यानी कि गुणसूत्र कितना, ये भी होता है 14, ठीक। जौ में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 11%। इससे पहले मैंने 22.5% अभी बताई थी मटर में प्रोटीन की मात्रा। तो ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आप सब इन लेक्चर्स को पसंद कर रहे होंगे बच्चों, और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो आज ही 92 35 12 60 64 पर व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, लगभग 6 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं एग्रीकल्चर में, और 3 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे 4 टेस्ट उन्हें और मिल जाएंगे और 10 टेस्ट उनके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में सभी में शेयर करिए और पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।